वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। अब वरना तुम इन फजूल बातों के लिए जिंदा ना होती। हालांकि कुछ देर पहले ही तुम्हारे कारिंदे रीना की तलाश में साइली तफरी गांव में जक मार रहे थे। तहजीब ने मदे गाना अंदाज में कहा, रीना को संजीदगी से लो, डेर कलारा भूई बिल्ली, वरना बड़े खसारे में रहोगी। सीधी तरह अपना मकसद बयान करो। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कितने पानी में है। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था ना कि हमने डेविड रियान को अगवा कर लिया है। जब अब तुम उससे खुद ही बात कर लो। तहदीब ने ट्रांसमीटर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हेलो मादाम, मैंने ड्राइविंग करते हुए दईव सी आवाज में कहा, मैं डेविड बात कर रहा हूँ मादाम। मैं तुम्हें आवाज से तो पहचान गई, लेकिन क्या हम एक दूसरे को आवाजों के जरिए शिनाख्त कर सकते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा मादाम, मैंने हैरत जाहिर की। अगर तुम मेरा मतलब नहीं समझे तो तुम डेविड रियान भी नहीं हो सकते। मैं डेविड रियान ही हूँ मादाम, लेकिन जहाँ इन लोगों के सामने मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। हाँ, इन्हीं लोगों के सामने कलाड़ा की आवाज आई। ये सोचना हमारा काम है कि क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है। ओके मादाम, मैंने मुर्दार सी आवाज में कहा और डेविड के कोड नंबर दोहरा दिए। अब तो आपको यकीन आ गया होगा मादाम। हाँ, ये कोड नंबर डेविड के अलावा किसी और के इल्म में नहीं हो सकते। कलारा की आवाज से बेबसी जाहिर हो रही थी। मगर तुम इन लोगों के हत्थे कहाँ से चढ़ गए? मुझे हुक्म दिया गया था कि शी गुराई में आपको रिपोर्ट करो। उस मकसद के तहत शी गुराई के सिफारत खाने जा रहा था कि दरमियान से असले के जोर पर मुझे अगवा कर लिया गया। तुम्हें मालूम है कि इस वक्त तुम कहाँ हो? कलारा ने बड़ी तेजी से पूछा। मालूम तो नहीं, मगर अंदाजा है कि अब मैं गोटेल नहीं बल्कि शी गुराए में हूँ, मैंने कहा। और उसके साथ ही तहजीब ने ट्रांसमीटर वापस ले लिया। तुमने सुन लिया कलारा? तहजीब ने ट्रांसमीटर में कहा, तुम्हारा एक आम आदमी किसी बेबस चूहे की तरह हमारे कब्जे में है। हमने इसे गोटेल से अगवा किया था और हमारी कारकर्दगी देखो कि हमने इसे इंतहाई सफाई से शी गुराए मुंतकिल कर दिया और इसे इल्म भी नहीं हुआ। अगर हम इससे कहें कि तुम गोटेल में ही मौजूद हो तो वो इसी पर यकीन करने के लिए मजबूर होगा। जो कुछ तुम कर रही उसके नताइज तुम्हारे हक में कुछ अच्छे बरामद नहीं होंगे। कलारा ने दांत पीस कर कहा, रीना तो कुछ करना ही नहीं चाहती, हमेशा दूसरे रही इसे कुछ न कुछ करने पर मजबूर करते है। तुमने शुरू ही में मेरा मुतालबा मान लिया होता तो तुम्हें ये दिन क्यों देखना पड़ता? तुम अगर हमसे वाकिफ हो तो हमारे वसाइल से भी अच्छी तरह वाकिफ होगी और ये भी जानती होगी कि हम अपने दुश्मनों का क्या हशर करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। मुझे मालूम है कि तुम लोग दरअसल दहशतगर्दों का एक टोला हो जिनकी खोपड़ियों में मगज नामी कोई शय नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती हो तो ये देखकर इबरत बकरें कि तुम्हारा एक अहम मोरा हमारे कब्जे में है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अभी तुम्हारे कसबल नहीं निकले। तुम्हारे खिलाफ मजीद इकदाम करने पड़ेंगे। जो कुछ भी हुआ वे खबरी में हुआ, कलारा ने कहा, लेकिन हम अब बेखबर नहीं हैं। तुम हमें पूरी तरह तैयार पाओगी। तो फिर क्या ख्याल है डेविड को हलाक करके शी गुराई किस सड़क पर फेंका जाए? तहजीब ने बेनिखेल लहजे में कहा, जो तुम्हारा जी चाहे तुम वो करो और हमसे जो हो सका वो हम कर लेंगे। अब हमारे दरमियान खुली जंग होगी। 1 घंटे बाद मैं तुमसे बात करूंगी। उस वक्त तक खूब सोच समझ कर फैसला कर लो, तहदीब ने कहा और कलारा का जवाब सुने बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया। मैंने कार का रुख वापस शहर की तरफ मोड़ दिया था। कार की डिक्की में खासा असला मौजूद था और इतने असले समेत घूमना खतरनाक भी हो सकता था। किसी वक्त भी कोई पुलिस वाला चेक कर लेता तो लेने के देने पड़ जाते, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तुमने देख लिया चीफ, वुड की बात ही दुरुस्त साबित हुई। कलारा पर किसी बात का असर नहीं हुआ। मुझे मालूम था कि उस पर यूं असर नहीं होगा। पहले बेपरवाही से ला, ये तमाम हरकतें दूसरे ज़हनी करब में मुबतला करने के लिए की जा रही हैं। मैं कहता हूँ चीफ, उसके खिलाफ कोई एक्शन लो। उन लोगों के 2-4 आदमी मारे जाएंगे तो खुद ही उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो ठीक है, हमने उनके 2-4 आदमी मार दिए और उनके होश भी ठिकाने आ गए। फिर उससे हमें क्या फायदा होगा? उन्हें हमारा मुतालबा तस्लीम करना पड़ जाएगा चीफ, और हमें मार भी लेगा। गोया हम जो इस कदर मेहनत कर रहे हैं सिर्फ माल समेटने के लिए कर रहे हैं। तो फिर और किस लिए कर रहे हैं चीफ? आदमी के पास माल ना हो तो उसे कोई नहीं पूछता। और बुढ़ की तो आदत है कि रोज ही हमेशा मेहनत करके हासिल करता है। मुझे बुढ़ पर गुस्सा तो बहुत आया। वो ख्वाह मुखा मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था। मैं कुछ सोचना चाहता था मगर वो सोचने ही नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने गुस्सा जब्त करते हुए नरम लहजे में उससे कहा, तुम्हारे ज़हन में कोई स्कीम हो तो बताओ। ये हुई ना बात चीफ, बुढ़ ने खुश होकर कहा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हर टेलीफोन बूथ की निगरानी की जा रही है। अगर हर टेलीफोन बूथ की निगरानी हो रही है तो किसी भी बूथ से अगर कुछ की हो रही है तो मैडम किसी ऐसे टेलीफोन बूथ से कलारा को फोन करके उससे गुफ्तगू करे और आम निगरानी करने वालों को ठिकाने लगा दे। क्या ख्याल है? मालूम होता है तुम्हारे सर पर खून सवार हो रहा है बूढ़।
मैंने हंस कर कहा, ताम तुम्हारी स्कीम पर अमल करने में इसके सिवा कोई मुजायका नहीं कि इसमें खतरात बहुत ज्यादा हैं। तुम तो खतरात में कूद पड़ने के लिए बेचैन रहते हो चीफ, और क्या तुम्हें बुढ़ पर एतमाद नहीं रहा? 2-4 लोगों को तो मैं यूं ही ठिकाने लगा सकता हूँ। ये एक अहमकाना इकदाम होगा, तहजीब ने कहा। शहर की बड़ी पूरी सड़कों पर उन लोगों से उलझना खतरे से खाली नहीं होगा। खतरे से तो कुछ भी खाली नहीं होता, हमारी यहाँ मौजूदगी कौन सी खतरे से खाली है? मैंने कहा, मेरा मतलब है हमें बेजा खतरा लेने से गुरेज करना चाहिए। तहजीब ने जल्दी से कहा, बूढ़ हमेशा आड़े वक्तों में हमारे काम आता है। अगर बूढ़ को ट्रांसमीटर साथ लाने का ख्याल ना गया होता तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर पेश आती। अब बूढ़ ने एक बचुरा दिया है तो उसे कैसे नजरअंदाज कर दिया जाए? ये एक अलग बात है कि बूढ़ को पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि हमने बीड़ों के छत्ते को छेड़ दिया है। इस थर्ड टेलीफोन बूथ के आसपास उसके कारिंदे मौजूद होंगे और उनमें से हर एक के पास ट्रांसमीटर भी मौजूद होगा। जैसे ही कलारा का फोन मौसूल होगा, फौरी तौर पर नंबर ट्रेस करने के बाद फोन बूथ के आसपास मौजूद अफराद को अलर्ट कर दिया जाएगा और वो हमल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या हमें इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम उनकी निगरानी करने वालों को पहले ही शिनाख्त कर लें? बूढ़ ने कहा, अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि कोई शख्स टेलीफोन बूथ के ऐन सामने खड़ा बूथ को घूरा होगा तो ये तुम्हारी हमाकत है। बूढ़ निगरानी करने वाले अगर ट्रांसमीटर से लैस हो तो उनकी अफादियत खत्म हो जाती है, इसलिए कि रीना को कोई भी नहीं पहचानता। कोई एक्शन लेने के लिए निगरानी करने वालों को रहनुमाई की जरूरत होगी जो उन्हें ट्रांसमीटर पर मिलेगी कि उस फलां टेलीफोन बूथ से कॉल हो रही है और उसे चेक किया जाए। चुनाचे निगरानी करने वालों के एन टेलीफोन बूथ के सामने मौजूद होना जरूरी नहीं, वो किसी भी नजदीकी मुकाम पर बैठकर इंतजार कर सकते हैं, किसी दुकान में, किसी फ्लैट में या मकान में या फिर किसी रेस्टोरेंट में। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोकते हुए कहा, क्या इस रेस्टोरेंट में भी उन लोगों में से कोई मौजूद होगा? बूढ़ ने अहमकाना अंदाज में सवाल किया। बेवकूफ आदमी, मैंने झिंझला कर कहा, यहाँ तो हम चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत वक्त भी गुजर जाएगा। रेस्टोरेंट में कुछ मेजें आबाद थी और कुछ खाली थी। रश ज्यादा नहीं था। मैंने एक कोने की खाली मेज मुंतखब की और हम उस पर जा बैठे। तुम कुछ गैर मुतमईन नजर आती हो, तहजीब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। मुतमईन मैं कब होता हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, यह अदम इत्मीनान ही तो है जो इंसान को कामयाबियों से हमकिनार करता आया है। वो तो ठीक है, तहजीब ने पैरों पथरा, लेकिन मैं ये महसूस कर रही हूँ कि बूढ़ी की तजवीज़ पर बादल नख्वासा अमल करने के लिए तैयार हुए हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है तहजीब। उन लोगों को ये एहसास दिलाने में क्या अर्ज है कि उनके आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने बूढ़ी की तजवीज़ दिल से कबूल की है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तहजीब ने शाने रिश्काए। मैं हमेशा दिल से ही तस्लीम करता हूँ तहजीब। अगर दिल से कोई बात मुझे तस्लीम ना हो तो मैं उस पर अमल करता ही नहीं। मैं इसी दौरान रेस्टोरेंट में बैठे अफराद का जायजा ले चुका था। उनमें से एक ही शख्स ऐसा था जिस पर ईगल का एजेंट या मादाम कलारा का आदमी उन्हें का शुबा किया जा सकता था। शुबे की सबसे बड़ी वजह उसकी ऊपरी जेब में रखा हुआ पॉकेट साइज ट्रांसमीटर था। यह मुमकिन था कि वक्त पड़ने पर वो ट्रांसिस्टर किसी ट्रांसमीटर में तब्दील हो जाता। उस शख्स के सामने मेज पर शाम के कई अखबारात नजर आ रहे थे, जिनमें से एक उसने अपने सामने फैलाए रखा था और उसे पढ़ने में मसरूफ था। साफ जाहिर था कि वो वक्त गुजारी करने के लिए अखबारात का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। खाली बैठे रहना भी बहुत मुश्किल काम है। ये भी मुमकिन था कि मेरा अंदाजा गलत हो। बाल लोग इतने खपती होते हैं कि जेब में ट्रांसमीटर रख कर घूमते हैं और हर मैसर आने वाले अखबारात के इख्तियारात तक चाट जाते हैं। वैसा ही कोई खपती भी हो सकता था, लेकिन उसका हुलिया देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शरीफ आदमी तो हरगिज भी नहीं है। बूढ़ो और तहजीब ने भी वहाँ मौजूद लोगों पर सरसरी नजरें डाली थी। उन्होंने मालूम नहीं क्या नतीजा अखज़ किया था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उन दोनों ने यूं ही नजरें दौड़ाई थी या उसके पीछे कोई खास मकसद कार फरमा था। तुमने मादाम कलारा से 7 बजे के करीब गुफ्तगू की थी, मैंने तहजीब से कहा, और उसे 1 घंटे का वक्त दिया था। अब 1 घंटा गुजरने में तकरीबन 15 मिनट बाकी रह गए। 15 मिनट बाद तुम उससे फोन पर बात करोगी? ठीक है, तहजीब ने कहा, मैं उससे फोन पर ही बात कर लूंगी, लेकिन किस जगह? इस होटल से दाएं हाथ की तरफ 2 दुकानें छोड़कर एक केमिस्ट की दुकान है। उस दुकान में बूथ तो नहीं है, लेकिन पब्लिक टेलीफोन मौजूद है। तुम वहां से सिक्के डालकर फोन कर सकोगी। ओह, तहजीब ने मुझे गौर से देखा। और इस दौरान तुम और बूढ़ क्या करोगे? मैं तो यही ठहरूंगा, लेकिन बूढ़ अभी यहाँ से चला जाएगा। इतराफ का जायजा लेने और लाए अमल तय करने के लिए 10 मिनट बूढ़ के लिए काफी रहेंगे। क्यों बूढ़? जी जी बिल्कुल, बूढ़ ने खुश होकर कहा। बूढ़ के लिए तो 10 सेकंड भी बहुत हैं। वो कहीं तो खून की इजाजत मिलने पर बहुत खुश था। बस तो ठीक है, चाहे पीते ही तुम यहाँ से निकल जाओ। जो भी ये तजवीज़ तुमने पेश की थी, इसलिए इस पर अमल पैरा होने में भी तुम्हें ही पेश रहना है। पेश तो मैं रहूंगा ही चीफ, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि अपने शिकारियों के साथ मुझे किस किस्म का सलूक करने की इजाजत होगी।
वो तुम्हारे शिकार होंगे और तुम्हें अपने शिकारों के साथ हर किस्म का सलूक करने की मुकम्मल आजादी होगी। चाय खत्म होते ही बूढ़ रेस्टोरेंट से निकल गया था। उसे चाय जानी कैफियत में बड़ी जल्दी जल्दी खत्म की थी। बहुत ही बेसब्रा है। उसके जाने के बाद तहजीब हंसकर बोली, फिर यकलक संजीदा होगी। मादाम कलारा सफाक औरत मालूम होती है। कहीं बूढ़ के हरकत में आने से कबल ही वो लोग फायरिंग ना कर बैठे। तुम क्यों परेशान होती हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं भी तो मौजूद हूँ। मुझे तो यूं ही लगा था जैसे तुमने अचानक ही इस मामले से खुद को गैर मुतल्लक कर लिया है और सब कुछ बूढ़ पर छोड़ दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए था तहजीब, मैंने बड़ी अपनाइयत से कहा। जहाँ मामला तुम्हारा हो वहाँ मैं भला गैर मुतल्लक किस तरह रह सकता हूँ? तुमने खुद ही तो कहा था कि सिर्फ बूढ़ बाहर जाएगा और खुद तुम यहीं मौजूद रहोगे। हाँ मैंने कहा था, लेकिन तुमने उसका ये मतलब क्यों निकाल लिया कि मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल हो जाऊंगा? तुम मुतमईन होकर जाओ और सिर्फ खुदा की जात पर भरोसा रखो, वो बेहतर करेगा। 10 मिनट गुजरने के बाद तहजीब भी उठकर बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही मैंने चाय का बिल अदा किया और कुर्सी तब्दील कर ली। अब मेरा रुख उस शख्स की तरफ था जो मेरी नजरों में मशकूक करार पाया था। बग़ैर तहजीब को यूं खतरे में डालकर मैं बहुत बड़ा जुआ खेल रहा था, लेकिन मैं मुतमईन था। मुझे यकीन था कि बूढ़ का मतरूबा शख्स उस रेस्टोरेंट में ही मौजूद है। मुझे यह भी यकीन हो गया था कि ट्रांसमीटर पर सिर्फ किसी खास किस्म का इशारा मौसूल होगा जो इस बात की अलामत होगा कि नजदीकी फोन बूथ पर पहुंचो। उसके बाद जो कुछ करना होगा उसकी हदायत पहले ही जारी की जा चुकी होंगी। चाय का बिल मैं अदा कर चुका था और अब मुझे अपने मंसूबे पर अमल पैरा होना था। मैंने जेब में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। सिगरेट का पैकेट मैंने दोबारा जेब में डाल लिया था। मैंने फौरी तौर पर सिगरेट नहीं सुलगाई। मैं उस किस्म की अदाकारी कर रहा था जैसे सिगरेट होंठों में दबाकर किसी ख्याल में खो गया हूँ। जरा ठीक मैं किसी ख्याल में गुम नहीं हुआ था, बल्कि ये सोच रहा था कि मुझे हरकत में किस वक्त आना चाहिए। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि तहजीब को यहाँ से कैमैस की दुकान तक पहुंचने और फिर फोन करने में कितना वक्त लगेगा। उसके बाद क्लारा को नंबर ट्रेस करने और उस शख्स को इशारा देने के लिए कितनी मोहलत दरकार होगी। कैवीब के बाहर निकलने के तकरीबन 2.5 मिनट बाद मैंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। मेरे अंदाजे के मुताबिक उस शख्स को इशारा बिल्ले ही वाला था और मेरा अंदाजा 100% दुरुस्त साबित हुआ। मैंने अपने कानों से बीप की आवाज सुनी जो उसके ट्रांसमीटर पर मौसूल होने वाले सिग्नल की आवाज थी। मैंने उसी आवाज पर उसे चौंकते हुए भी देखा था। सिग्नल की आवाज सुनकर उसने बड़ी तेजी से उड़ने का इरादा किया था, लेकिन अगर वो अपने इरादे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाता तो मेरी अब तक की मेहनत बेकार ही कहलाती। मैंने इसलिए तो इतनी मेहनत नहीं की थी कि कोई उकाब मेरी तहजीब पर इतनी आसानी से झपट पड़े। उस तक पहुंचने के लिए बेशुमार कुर्बानियों की जरूरत थी। ट्रांसमीटर पर सिग्नल मौसूल होने के साथ साथ मेरा हाथ जेब से बाहर आ गया था। उस वक्त मैं उसकी मेद के बराबर से गुजर रहा था। जेब से बाहर आने वाले मेरे हाथ में सिगरेट लाइटर दमा हुआ था। मैंने जरा सा रुक कर सिगरेट जलाई और मुंह से धुएं के बरगोले छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मैंने एक बार भी उस शख्स की तरफ देखने की ज़हमत नहीं की थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। सिगरेट लाइटर से निकलने वाली सुई इतनी जहरीली थी, उसके मुंह से बहर एक हल्की सी सिसकारी निकली थी और रूह आनन फानन जिस्म से परवाज कर गई थी। लेकिन मौत ने उसे इतनी मोहलत जरूर दी थी कि वो अपना सर मेज से टिका सकता। उसकी इस हरकत से ये फायदा हो गया था कि किसी को उसके मरने का इल्म ही नहीं हो सका था। देखने वाले यही समझते कि उसने थक कर अपना सर मेज से टिका दिया है, या ये कि बैठे बैठे उसे नींद आई और वो मेज पर सर रखकर सो गया। मैं बड़े इत्मीनान से रेस्टोरेंट से बाहर निकला और टहलता हुआ केमिस्ट की दुकान की तरफ बढ़ने लगा। मुझे तवक्को नहीं थी कि निगरानी करने वालों की तादाद एक से ज्यादा होगी, लेकिन अगर ऐसा होता तो भी बूढ़ मौजूद था और वो ऐसे कामों का माहिर था। केमिस्ट की दुकान तक पहुंचने से कबल ही मुझे तहजीब दुकान से बाहर निकलती नजर आई। मैं सिगरेट पहले ही फेंक चुका था। तहजीब मतराशी निगाहों से इधर उधर देखती हुई बाहर निकली थी, मगर मेरे सिवा उसे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जिसे वो अहमियत दे पाती। मैंने तहजीब को गाड़ी की जिम चलने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद हम दोनों कार में बैठे सफर कर रहे थे। ये तो कुछ भी ना हुआ। तहजीब ने मायूसी से कहा, बारूबड़ी बूढ़ कहाँ रह गया? पहले पिछली नशीस चेक कर लो। मैंने हंस कर कहा, ऐसा ना हो कि वो बरदूद फिर छुप कर बैठ गया हो, उससे कुछ भी बाइद नहीं है। तहजीब ने पलट कर देखा, नहीं इस बार वो यहाँ नहीं है। तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैंने तहजीब से पूछा। इस मौके पर किस किस्म का हंगामा होना चाहिए था? कम अज कम ये तवक्को तो हरगिज नहीं कर रही थी कि मादाम कलारा यूं बेफिक्र होकर बैठ रही होगी। उसके पास आदमियों की इतनी किल्लत तो नहीं होगी कि शहर में वाकई चंद टेलीफोन बूथों की भी निगरानी ना करा सके।
ये तुमने अभी से कैसे फर्क कर लिया कि उस टेलीफोन बूथ पर निगरानी नहीं हो रही थी? पहले बूढ़ से मुलाकात हो जाए, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन बूढ़ तलाश करता ही रह जाएगा और उसे कोई नहीं मिलेगा। तहजीब ने कहा। बड़े यकीन से कह रही हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे इस यकीन की वजह क्या है? फोन करते वक्त मैं तन्हा थी। अगर क्लारा के किसी आदमी की नजरों में आती तो वो मुझे यूं हरगिज ना छोड़ता। मुमकिन है क्लारा रीना की कमीगाह तक पहुंचना चाह रही हो, मैंने खेल लहजे में कहा और तहजीब चौंक कर मुझे घूरने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंद लम्बे बाद उसने कतियत से कहा, उसे मेरी कमीगाह तक पहुंचने की क्या जरूरत है? जब वो मुझ पर काबू पा लेती तो उसके बाद किसी और चीज की जरूरत ही ना रह जाती। तुम्हारा दजिया दुरुस्त है, मैंने तवील सांस लेकर कहा। अगर तुम निगरानी करने वाले की नजरों में आ जाती तो वो यकीनन तुम पर हाथ डाल लेता। तहजीब ने हैरत से मुझे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या निगरानी हो रही थी? हाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि ईगल से ताल्लुक रखने वाली मादाम क्लारा यूं ही मुतमईन होकर बैठ जाती, और वो भी शी गुराए में, जहां उन्हें हर किस्म की सहूलत मैसर है। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हो, जबकि तुम तो रेस्तुरान में ही रुक गए थे और शायद आगर तक रेस्तुरान में ही रहे थे? तहजीब ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैं अगर तक रेस्तुरान ही में था, लेकिन मैंने अपनी आंखें खुली रखी थी, इसलिए मैं बेखबर नहीं था। गोया निगरानी करने वाला बूढ़ के तेज चढ़ गया और इत्तफाकन तुमने भी उसे देख लिया। तहजीब ने कहा। मगर बूढ़ मुझे तो कहीं नजर नहीं आया, तुमने उसे देख लिया? मैंने बूढ़ को नहीं देखा। तुम्हारी तरह मैं भी इस बात से लाई मुंह कि बूढ़ कहाँ है और क्या करता फिर रहा है। यकीनन वो कहीं छुपा इस बात का मुंतजिर होगा कि कोई मशकूक शख्स नजर आए और वो उसे छाप बैठे। रेस्टोरेंट से बाहर तुम नहीं निकले, तुमने बूढ़ को भी नहीं देखा और इतने यकीन से कह रहे हो कि निगरानी हो रही थी। फिर सवाल ये है कि निगरानी करने वाला खामोश क्यों रहा? खामोश रहा नहीं, बल्कि मैंने उसे खामोश कर दिया, वरना वो तो अपने जारियाना अदाइम समेत तुम पर नादल होने ही वाला था। मैंने तहजीब को तफसील बताते हुए कहा, अब तुम खुद ही बताओ कि बूढ़ बेचारे को क्या बचा? थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ हिलाता हुआ आ जाएगा। इसीलिए तुमने मुझे इस तरह फोन करने की इजाजत दे दी थी कि तुम पहले निगरानी करने वाले को ताक चुके थे। जाहिर है, अगर मुझे यकीन ना होता कि तुम्हें कोई खतरा लाक नहीं है तो कभी तुम्हें यूं खतरे के मुंह में ना धकेल देता। लेकिन तुमने बूढ़े के साथ तो ज्यादती की है, उसके सर पर खून सवार है, तुम्हें चाहिए था कि उसे मौका फराम कर देते। तहजीब ने हंसते हुए कहा। तजवीज खुद उसने पेश की थी, लिहाजा उसे चाहिए था कि गिरदो पेश पर भी नजर रखता, मगर वो बेपरवाही का मुर्तकिब हुआ। उस पर मेरा क्या कसूर है? अपनी आरवी क़यामगाह पर पहुंचने के बाद हम ठीक से बैठने भी नहीं पाए थे कि बूढ़ भी आ गया। वो आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुआ था। मैं न कहता था, उसने चीखते हुए कहा, जरूरी नहीं कि हर टेलीफोन बूथ की निगरानी हो रही हो। मेरी यादाश्त इतनी कमजोर नहीं है। मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अच्छी तरह याद है तुमने ये बात कही थी। फिर? अरे फिर क्या पूछते हो चीफ? बूढ़ ने एक सोफे पर बेजान से अंदाज में खुद को गिराते हुए कहा, तुमने तो बेड़ा ही गर्क करा दिया। उस टेलीफोन बूथ की निगरानी नहीं हो रही थी, तुम्हें धोखा हुआ होगा। बूढ़ मैंने बेयकीनी से कहा, यह मुमकिन ही नहीं है। मैं तो भुगत कर आ रहा हूँ और तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। मैंने तो आखिर वक्त तक उसी तवक्को पर निगरानी जारी रखी कि मुमकिन है मैडम का ताकुम किया जाए, लेकिन वहां कोई होता तब ना, वहां तो कोई था ही नहीं। तो फिर ये बात माननी पड़ेगी कि मादाम क्लारा इंतहाई अहमक औरत है। एक गलतियाती बड़ी तंजीम के एक अहम ओहदे पर फायद होते हुए भी उसने टेलीफोन बूथ की निगरानी नहीं कराई, जबकि उसके पास नफरी की भी कमी नहीं है। उसने निगरानी खत्म करा दी होगी। मैडम तो उसे सारी तफरीका का हवाला भी दिया था और फिर उससे ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू भी की थी। वो समझ गई होगी कि अब ना तो मैडम उसे फोन करेंगी और ना उसे इस जरिए से मैडम पर हाथ डालने का मौका मिलेगा, लिहाजा उसने फौरी तौर पर निगरानी खत्म करा दी होगी। बड़ी बात मान लो चीफ, इस बार तुमसे गलतियां हुई हैं। कम तो बूढ़ भी सोचने लगा है। मैंने हैरत से कहा, तुमने देखा इसने कितना उम्दा तजिया किया है। बुरी बात है अली, तहजीब ने कहा, तुम्हें बूढ़ को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? बूढ़ ने हैरत से पलकें झपकाई और मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा। मतलब यह है कि निगरानी करने वाला उसी रेस्टोरेंट में पाया जाता था जहां हमने चाय पी थी और मेरे हाथों मारा गया। बूढ़ ने बड़ी हैरत और बेयकीनी से तफसीलात सुनी और उसके चेहरे पर मायूसी बिखर गई। किस्मत से कौन लड़ सकता है चीफ? उसने मुर्दार सी आवाज में कहा। मेहनत बूढ़ की और फल तुमने खा लिया। उसने एक ठंडी सांस ली। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता ही आया है। ये नहीं हमेशा मेहनत तुम करते रहे और फल मैं खाता रहा। मैंने बूढ़ को घूरते हुए कहा, तो इसमें नाराज होने की क्या बात है चीफ? मैं किसी चीज का जिक्र थोड़ी करूंगा। तुम देख रही हो इसकी हरकत। मैंने तहजीब से कहा, अपनी जीभ मिटाने के लिए किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है? क्या तुम उससे ये आग भी छीन लेना चाहते हो कि वो अपनी गुफ्तगू के जोर पर अपनी जीभ ही मिटा ले? तहजीब ने हंस कर कहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने सारी लाया। तुम्हारी सिफारिश पर मैं इसे माफ दिए देता हूँ।
ऐसे काम नहीं चलेगा चीज। बूढ़ ने सोफे के अत्ते पर गुंसा मारा। मैंने बहुत अरसे से किसी युवती का फोन नहीं किया है। अगर तुमने मुझे मौका ना फराहम किया तो मैं खुद ही कुछ कर गुजरूंगा। मैं समझता हूँ बूढ़, मैंने अचानक संजीदा होकर कहा। मेरी तरह तुम भी 6 माह रैंडल की कैद में रहे हो। मैं तुम्हारी देमी कैफियत बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन हमें आंख बंद करके किसी अंधे कुएं में छलांग लगाने से गुरेज करना चाहिए। हमारी जिंदगियां इतनी सस्ती नहीं है कि ना यूं कुर्बान कर दिया जाए। हमें बहुत तवील जंग लड़नी है। हमारी तो एक एक सांस अमानत है। हमारे वसाइल बहुत महदूद हैं। यहूदियों के खिलाफ हम बहुत बड़े पैमाने पर सफारा नहीं हो सकते, लेकिन जिस हद तक भी हो सकते हैं हमें इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। वही एक तजर्बा है जिसकी बुनियाद पर तुम यहूदियों जुलझ पढ़ने के लिए मुस्तरिब और बेताब हो रहे हो। क्या इस तजर्बे से हमें सबक नहीं लेना चाहिए? क्या तुमने नहीं देखा कि रैंडल कितने मुनज़्ज़म तरीके से काम करने का आदी है? तुमने उसकी फुर्ती नहीं देखी। उसने कितनी आसानी से हमें अपने जाल में फांस लिया था और उससे निकलने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। क्या तुम चाहते हो कि अपनी किसी जल्दबाजी से हम दोबारा उसी मुकाम पर आ खड़े हों? तुम्हारे साथ में यही तो एक मुसीबत है, तुम सोचते बहुत हो। बूढ़ ने बेबसी से कहा। जब सोचने का वक्त होता है तभी सोचता हूँ, और जब अमल करने का वक्त आता है तो उस वक्त सिर्फ अमल करता हूँ। मास्टर ली क्वान से तरबियत लेने के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? बूढ़ ने हैरिस से कहा। उसके बाद तो ये बात करना, वरना पहले कभी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से नहीं सुनी होगी। तुम पर जजीरा बर की आबो हवा ने मनफी असरात मुरतब किए हैं। शायद वक्त गुजरने के साथ साथ वो किसी वक्त दायड हो जाएं, वरना इसकी उम्मीद तो नजर नहीं आती। तुम गबे हो, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। बादाम कलारा ने अपने गिरजू अफाजी जाल बुन रखा है, हमें वो जाल काटना है। तुम ये चाहते हो कि हम अहमकों की तरह मुंह उठाकर उसकी खिचार में घुसते चले जाएं। तुम उसे ये एहसास दिलाना चाहते हो ना कि वो नाताबले शिकस्त नहीं है। बूढ़ ने सवारिया लहजे में कहा। एहसास दिलाना चाहता नहीं हूँ, बल्कि इस दिन में हमने अमली इकदामात भी किए हैं जिनके नताइल बहुत जल्द बरामद होंगे, लेकिन ये काम बड़े पैमाने पर होना चाहिए। बूढ़ ने कहा। हम तीनों के अलावा अली ग्रुप के और अराकीन भी इकदामात में शामिल होने चाहिए। बूढ़ की इस बात से तो मैं इत्तफाक करती हूँ। तहजीब बोली। तुमने अली ग्रुप के अराकीन को मुस्तकिल नजरअंदाज कर रखा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा कोई भरोसा नहीं होता तहजीब, मालूम नहीं मुझे कब कहाँ जाना पड़ जाए। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अली ग्रुप के अराकीन को तुम मुस्तकिल तौर पर अपने चार्ज में ही रखो। तुम्हें कब और कहाँ जाना पड़ सकता है? तहजीब ने पूछा। कलारा मेरी मंजिल नहीं है तहजीब, मेरा अदब तो रैंडल है। कलारा के बाद मैं उन लोगों से निपटूंगा जो ईगल के बड़े कहलाते हैं। फिर रैंडल का नंबर आएगा। मुझे नहीं मालूम कल मैं कहाँ हूँगा। मुमकिन ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुझे फौरी तौर पर शीगुराय से रवाना होना पड़ जाए। लिहाजा बेहतर यही है कि उन्हें तुम खुद ही देख लो। तुम कहीं नहीं जाओगे अली, तहजीब ने कती अंदाज में कहा। तुमसे दूरी का करब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब जो भी मुहिम दरपेश होगी मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी।